गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक और नया लेक्चर लेके आए हैं। जैसे कल आपका मैथ्स का हुआ था, तो आज अपना एसएसटी है 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 10th बोर्ड में आ सकते हैं, उन्हीं के ऊपर हम आज एमसीक्यूज लेके आए हैं। फिर अगले कुछ लेक्चर्स में फिल इन द ब्लैंक्स लेके आएंगे, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो अपना 10th का बोर्ड पेपर है उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। आपके एमसीक्यूज भी ऐड हो चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी ऐड हो चुके हैं, वन वर्ड्स भी ऐड हो चुके हैं, और बहुत मुश्किल से ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी नोटबुक्स या सॉरी किसी टेक्स्ट बुक में मिलती होगी। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवाएं। तो आज पहला लेक्चर है एसएसटी का, जिसपे हम कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं, और टॉपिक्स में से कुछ एमसीक्यूज लिए हैं। फिर आगे इसी टॉपिक्स में से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी लेंगे, लेकिन एमसीक्यूज पे आज अपन थोड़े से क्वेश्चंस पे बातचीत करेंगे। ठीक है, आज जो अपना टॉपिक्स होने वाला जिससे एमसीक्यू जुटा के लाए हैं वो अपना पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, दोनों से थोड़ा बहुत है। ज़्यादातर जो ज़्यादा वेटेज जो कवर करता है वो पावर शेयरिंग का है, और फेडरलिज्म के भी 2 या 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो आज हम जो क्वेश्चंस कवर अप करेंगे वो है पावर शेयरिंग के। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है। बहुत इजी भी मान सकते हो और थोड़ा सा टफ भी मान सकते हो, अगर थोड़ा, क्योंकि ये जो पावर शेयरिंग फेडरलिज्म है वो सिविक्स का पैटर्न होता है, और सिविक्स का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जहां आंसर लग कुछ और रहा होता और होता कुछ और है। इसलिए आराम से क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा सा देख कर करेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है अपना पावर शेयरिंग का, और बहुत सिंपल सा है। ठीक है, हाउ मेनी पीपल स्पीक फ्रेंच एंड डच इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक होता है पावर शेयरिंग, जहां बात होती है बेल्जियम की, श्रीलंका की। ठीक है, और जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, उसके ऊपर अपन, तो इसने पूछा है कि भाई ब्रुसेल्स में कितने लोग फ्रेंच बोलते हैं और कितने प्रतिशत लोग या कितने परसेंटेज लोग डच स्पीकिंग का कोर्स करते हैं, तो ये हमें बताना। ओके, तो कितना करते होंगे, 80% जर्मन एंड 20% फ्रेंच। तो हम लोग देख चुके थे कि सबसे ज्यादा जो वहां बेल्जियम में 3 लैंग्वेज बोली जाती है। कौन कौन सी? फ्रेंच, डच एंड जर्मन। 3 ही लैंग्वेज होती है, फ्रेंच, डच एंड जर्मन। और हम ये देख चुके हैं कि भाई फ्रेंच और डच सबसे ज्यादा बोली जाती है, भले ब्रुसेल्स हो या फिर बेल्जियम में हो, और जर्मन जो सबसे कम बोली जाती है। तो जर्मन तो अपनी वैसी भी हट जाएगी। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ फोकस करना है फ्रेंच और डच पे। ठीक है, तो अगर जर्मन के जहां जहां भी आ रहा है तो वो जर्मन को हटा दो, तो अपना ए ऑप्शन होगा, वो तो वैसे भी हट जाएगा, क्योंकि जर्मन ज्यादा बोली ही नहीं जाती, ना तो आपके पूरे बेल्जियम में, ना कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कहता था कि भाई 80% लोग, कितने परसेंट लोग? 80% लोग फ्रेंच एंड 20% डच कहां बोले जाते थे? बेल्जियम ब्रुसेल्स में, जो कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम की है। किसकी है? तो याद रखना कितने प्रतिशत? 80% तो क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच बोल रहे हैं, और 20% क्या बोल रहे हैं? डच बोल रहे हैं। ये है। ठीक है, और जर्मन बहुत कम 1% 2% के लिए थे, पर सबसे ज्यादा ये थे। ओके, तो क्या है सिंपल आंसर? 80% फ्रेंच एंड 20% डच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका इज अबाउट, कितनी पॉपुलेशन है श्रीलंका की? ये क्वेश्चन चल रहा है, बेल्जियम श्रीलंका इनमें कैसे पावर शेयरिंग से, वही अपने ऊपर था पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है कि बेल्जियम में कैसे पावर शेयरिंग थी, श्रीलंका में कैसे पावर शेयरिंग थी। तो अब यह बताया गया है कि भाई पॉपुलेशन श्रीलंका की कितनी है, जहां पे सिन्हल्स और तमिल्स की हमने बात करी थी, दोनों में पावर शेयरिंग की जो बात करी थी। तो पूरे श्रीलंका की पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़ 50,000, 10 करोड़ 5 मिलियन। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन पे ज्यादातर कोई भी ध्यान नहीं देता है कि भाई, और क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आ जाता है तो लोग बच्चे छोड़ भी देते हैं बहुत सारे कि भाई छोड़ो हटाओ, हम आगे पढ़ते हैं कुछ। तो आगे पढ़ने के चक्कर में ये वन वर्ड के होता है ना, ये बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा अपन लेके आए हैं कि भाई पॉपुलेशन भी ले लिया कि बता दो श्रीलंका की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो 2 करोड़ 50,000, 10 करोड़ 5 बिलियन, मतलब 50 लाख। कितने? 50 लाख। तो आपको बताना है कि भाई कितनी पॉपुलेशन थी श्रीलंका की। तो भाई सीधी सी बात थी, वहां की जो पूरी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 2 करोड़। कितनी थी? 2 करोड़ लोग कितने थे श्रीलंका की पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करता है, विच कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। कौन सी कम्युनिटी रिच और पावरफुल थी बेल्जियम में? क्योंकि यहां बात हो रही थी पावर की शेयरिंग की। तो पावर शेयरिंग में अपन जनरली देखते हैं कि जो रिच और पावरफुल लोग होते हैं वही सबसे ज्यादा सेंट्रल में बैठते हैं, सबसे ज्यादा अथॉरिटी उनके पास होती है, कुछ ना कुछ काम करने की बातें होती है। तो अगर कम्युनिटी थोड़ी सी हाई होगी तो उसको अच्छा खासा सेंट्रल में भी बैठेंगे। तो हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि कितने प्रतिशत लोग या कितने परसेंटेज लोग बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में रहते,
तो वहां कहीं ना कहीं अपन ने फ्रेंच लोग देखे थे, तो फ्रेंच लोग की वहां अच्छी खासी जनसंख्या भी होगी, अच्छे खासे रिच भी होंगे। तो अपन ये देख सकते हैं कि भाई बेल्जियम में सबसे ज्यादा रिच और पावरफुल जो कम्युनिटी थी वो थी वहां की फ्रेंच कम्युनिटी। कौन सी थी? फ्रेंच कम्युनिटी। और कहीं ना कहीं ऑथोरिटी वाइज में बेल्जियम में इन कम्युनिटी का बहुत ज्यादा योगदान होता है, इंपोर्टेंस भी होती है। ओके, तो वो चीज है, तो हम यही देखेंगे। अगला है आपका फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रूव दैट इंडिया इज ए क्वासी फेडरल? क्या है? क्वासी फेडरल है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज बता रही है कि इंडिया क्या है? एक क्वासी फेडरल स्टेट, मतलब एक कंट्री है कि मोर पावर विद सेंटर। देखो यहां पे 1 2 3 4 दे रखा और अपन को ऑप्शन ए बी सी डी, मतलब इन चारों में से आपको चूज करना है कि भाई कौन सा बिल्कुल सटीक बैठ सकता है या कौन सा बिल्कुल ही सही हो सकता है। ओके, तो ये चीज देखेंगे अपन। तो ये ऑप्शन देखिएगा 1 2 3 4। अब आप थोड़ा सा आप देखिए, फर्स्ट है मोर पावर्स विद सेंटर। क्या बोल रहा है कि सेंटर्स के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। चलो मान लेते हैं। रेसिड्यूटरी सब्जेक्ट्स विद सेंटर्स, कुछ जो स्पेशल पावर सब्जेक्ट्स, मतलब कुछ स्पेशल विषय जिसके ऊपर पावर बनाने का अधिकार सिर्फ किसके पास होता है? सेंटर के पास। ठीक है, कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं ना, जिसका ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है? सेंटर्स बना सकता है। तो चलो ये भी अपन थोड़ा सा मान सकते हैं, इक्वल सब्जेक्ट्स विद सेंटर एंड स्टेट। ये तो हो ही नहीं सकता कि सेंटर के पास भी इतने सब्जेक्ट होने चाहिए, स्टेट के पास भी इतने सब्जेक्ट होने चाहिए। ऐसा हुआ गया? अपन देखते हैं भाई स्टेट के पास करीबन 100 है, यूनियन के पास करीबन थोड़ा सा ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में अंतर हो रहा है। तो सेंटर के पास कुछ ज्यादा होंगे, स्टेट के पास कुछ कम होंगे, पर इक्वल नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? बराबर नहीं हो सकते। थर्ड तो नहीं हो सकता, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है। अब फोर्थ भी देख लेते हैं, करेंसी एंड रेलवे विद सेंटर। हाँ, पूरी करेंसी को रेगुलेट कौन करता है? पैसों को रेगुलेट कौन करता है पूरे देश में? सेंटर करता है। रेलवे का ऊपर पूरे नियम और कानून बनाने की पावर किसके पास है? तो किसके पास है भाई? ये कहीं ना कहीं सेंटर के पास है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कौन कौन सा सही है अपने? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। अगर ये ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो ए ऑप्शन ही अपना सही हो गया। क्या है? सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? सेंटर के पास ही है। ठीक है, कुछ विशिष्ट पावर, कुछ विशेष शक्ति, कुछ विशेष सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने की शक्ति सेंटर के पास है, तो ये भी सही है। ठीक है, इक्वल सब्जेक्ट्स में नहीं बढ़ता है, तो इसको हम बता देते हैं भाई ये नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन करेंसी एंड रेलवे विद सेंटर ये हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये चारों किससे रेगुलेट है? आपके ऑप्शन के हम ये तीनों ये बताता है कि भाई इंडिया कैसा है? एक क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मतलब होता है पूरी तरह से फेडरल भी नहीं और पूरी तरह से यूनिटरी भी नहीं। ठीक है, दोनों के बीच का। तो दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट, एक फेडरल गवर्नमेंट। तो हम थोड़ा सा ज्यादा कहते हैं कि भाई इंडिया एक फेडरल कंट्री है, पर थोड़ा सा इसमें यूनिटरी का भी आता है, क्योंकि यूनिटरी कहीं ना कहीं सेंट्रल पावर आ रही है, कुछ स्पेशल पावर्स आ रही है इसके पास, इसलिए हम बोलते हैं हाँ भाई थोड़ा सा यूनिटरी भी है। पर हाँ, फेडरल भी बोलते हैं हम, क्योंकि इसने अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किसके साथ कर रखी है? स्टेट के साथ कर रखी है। स्टेट ने अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किसके साथ कर रखी है? लोकल गवर्नमेंट के साथ कर रखी है। ओके, इसलिए ये फेडरल कंट्री भी होता है। आगे देखते हैं हम कुछ, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे खुद एक पीपल है, अपन जो सिटीजन है वो खुद ही सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब अपने हिसाब से काम चल रहा है, अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, क्योंकि हम किनको चुन रहे हैं वो ही हमारे लिए नियम बना रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से कौन सी है? डिक्टेटरशिप, एक ऑटोक्रेसी, एक मोनार्की या डेमोक्रेसी। ठीक है, डिक्टेटरशिप मतलब राजा वाला, ऑटोक्रेसी मतलब एक ही बंदा, मोनार्की मतलब कहीं ना कहीं पूरा साम्राज्य वाला, और डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, जो हम जीते हैं, जो इस देश है, भारत देश है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पे हम नेता लोगों को चुनते हैं। ठीक है, लीडर्स को चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, सीएम्स को चुनते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो बनते हैं, पर हम कहीं ना कहीं उनको एमपी तो चुनते, एमएलए तो चुनते। ठीक है, तो वही कहीं ना कहीं हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं जो हमारे लिए सही हो। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही सेल्फ गवर्नमेंट, हम खुद ही सेल्फ गवर्नमेंट है, इसलिए हम बोलते हैं हमारा जो गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो कौन सी है? डेमोक्रेसी है। कौन सी है? डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया की। ठीक है, जहां पे पीपल अपने आप ही क्या करते हैं? पूरी गवर्नमेंट को चलाते हैं। ओके, तो ये क्या है? डेमोक्रेसी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देन ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड एज। मतलब कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, एक तो जो बंदा सेंटर में बैठा हुआ, कहां बैठा हुआ? सेंटर में बैठा हुआ, उसके बीच में विपक्ष वाला बैठा हुआ। ठीक है, पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पूरा देश एक वॉर में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, एक वॉर में बदल जाता है। तो
देश के अंदर ही होती है, ठीक है। तो उस वॉर का हमको कहता है पॉलिटिकल पावर। तो पॉलिटिकल वॉर तो पूरे देश में चलती रहती, हमेशा चलती रहती। एक पक्ष वाला बात करता है, एक विपक्ष वाला बात करता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ये भी नहीं होता, झगड़ा। एथनिक वॉर्स, जो अपन एथनिक मतलब कोई ना कोई आइडियोलॉजी के ऊपर वॉर्स, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही बिटवीन ओपोजिंग ग्रुप्स, मतलब दो ग्रुप्स होते, जैसे श्रीलंका में चली थी, एक सिनल ग्रुप और एक तमिल ग्रुप है, दोनों में लड़ाई चल रही, तो वो ट्रांसफर किसमें हो गई, एक वॉर में तब्दील हो गई, जिसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। क्या बोलते हैं? सिविल वॉर बहुत बड़ा हो जाता है जब कंट्री अगर अच्छा खासा बड़ा हो गया और बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो कंट्री पूरी पूरी अनस्टेबल हो जाती है। क्या हो जाती है? अनस्टेबल हो जाती है। उसको स्टेबल करने में बहुत टाइम लगता है वापस से। इसलिए सिविल वॉर किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए। हो सके तो सारे ग्रुप्स की हमें बात माननी चाहिए। क्या माननी चाहिए? जितना भी हो तो पूरे पूरे ग्रुप्स की बात माननी चाहिए। ओके, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वन, ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर, ठीक है। एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर गवर्नमेंट होती है, उसका सही से मतलब क्या होता है? ऑप्शन है सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर, कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनकरेज और सिटीजन्स आर इग्नोर। ठीक है, पहला है कि एक अच्छी खासी गवर्नमेंट कौन सी होती है जहां पर सिटीजन्स जो हम है वो अच्छी तरह से एक गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, और एक सिस्टम में अपनी भागीदारी यानी अपना पार्टिसिपेशन बताते हैं कि भाई हम भी इस गवर्नमेंट में है। ऑप्शन ए तो ये कहता है। ऑप्शन बी कहता है गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी किसी चीज में, तो गवर्नमेंट तो इंटरफेयर करती है, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनकरेज, मतलब झगड़ों को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये भी होता है क्या एक अच्छी गवर्नमेंट में? नहीं रे। और डी सिटीजन्स आर इग्नोर्ड, मतलब जो हम लोग हैं उनको पूरा पूरा इग्नोर किया जाता है, मतलब हटाया जाता है कि भाई ये नहीं होगा, हमारे हिसाब से नियम बनाएगा। तो ऐसा कुछ होता है एक अच्छी खासी गवर्नमेंट में, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट में नहीं। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट में क्या होता है? जब सिटीजन्स अपने हिसाब से पार्टिसिपेशन करें, भागीदारी रखे एक सिस्टम में और सिस्टम को बेहतरीन रूप से चला पाए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होता है ए। क्या ऑप्शन होता है? ए, पूरा पूरा। ओके, द नेक्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ पावर रिफर्स टू, मतलब पावर को सेपरेट करना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, सेपरेट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक के पास पावर है, फिर उसने अपनी पावर बांट दी, फिर उसने और पावर बांट दी, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेपरेशन मतलब एक का पावर अलग है, एक का पावर अलग है और एक का पावर अलग है, और वो तीनों एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर ना करने की कोशिश करें, ठीक है। तो क्या मतलब होता है? सेपरेशन मतलब बांटना एक तरह से, ठीक है, अलग अलग करना। बांटना मतलब नहीं, अलग अलग करना, ठीक है। तो सेपरेशन का सही मतलब होता है अलग अलग करना। तो पावर शेयर अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, क्या पावर को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है एक गवर्नमेंट में? तो बहुत ठीक है, पर ज्यादा नहीं कह सकते, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। पावर शेयर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये मान सकते हैं। पावर शेयर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मैंने बोला सेपरेट करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, यहां सेपरेट नहीं होता, यह डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। और पावर शेयर अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज, ये तो हो ही नहीं सकता, पार्टीज में तो नहीं पावर शेयर होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं जो पावर शेयर होता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में होता है। तो तीन तरह के आपके ऑर्गन्स होते हैं। कितने तरह के होते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? इंडिया में अगर बात करें तो कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। ये होते हैं, फर्स्ट होता है एग्जीक्यूटिव, जो कहीं ना कहीं कानून बनाने में काम आता है, लॉस बनाने के लिए यूज में आता है। सेकंड होता है लेजिस्लेचर, और थर्ड होता है जुडिशरी। ओके, तो इसनों में पावर डिस्ट्रीब्यूट किया, सॉरी शेयर किया जाती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती, ठीक है। तो ये शेयर पावर है। तो सेपरेशन ऑफ पावर किसमें आता है? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में आता है। ओके, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि हम पावर को सेपरेट किसमें कर रहे हैं? डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन, विच टू लैंग्वेज अमंग द फॉलोइंग आर परमानेंटली स्पोकन बाय बेल्जियम नेशनल, मतलब सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती थी? तो मैंने बोला था तीन तरह की होती है, डच, जर्मन एंड फ्रेंच। तो रशियन एंड फ्रेंच तो नहीं हो सकती, फ्रेंच एंड इंग्लिश भी नहीं हो सकती, डच एंड फ्रेंच एंड रशियन भी नहीं हो सकती। तो कौन सा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा है? डच और फ्रेंच ही बोली जाती है। और एक और लैंग्वेज थी जर्मन, तो बहुत कम बोली जाती थी, लेकिन मेनली परमानेंटली कौन सी है? डच एंड फ्रेंच। ओके, तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। देन डैश फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें देख लेंगे। अलाउस डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, ठीक है। मतलब
डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो उस टाइप की जो पावर सेपरेट हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मतलब बांटी गई है। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, मेजोरिटेरिज्म मतलब किसी भी चीज को सबसे ज्यादा तवज्जो देना, मतलब किसी लैंग्वेज है तो उसको सबसे ज्यादा बार बोली जा रही है, तो अपने इंडिया में ऐसा चलता ही नहीं है, किसी भी लैंग्वेज को सबसे ज्यादा नहीं जाती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये श्रीलंका में चलता था, अपन ने देखी बात। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल, तो इसमें अपना कौन सा होगा? ठीक है, तो हॉरिजेंटल का मतलब होता है तो ऐसे, और वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे। ठीक है, तो अपन ने जो बात करी थी वो भी पावर शेयरिंग है, तो एग्जीक्यूटिव ऐसा होता है, लेजिस्लेचर होता है और जुडिशरी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जहां पावर को कहीं ना कहीं क्या होता है? शेयर की जाती है। और ये जो वर्टिकल होता है ये ऐसे बढ़ता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। ठीक है, ये ऐसा होता है। तो अपनी जो बात करते हैं वो करते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे करते हैं? हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अभी पहले क्वेश्चन में अपन ने सूत्रों की बात करी थी, जहां डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात हुई थी। तो कैसे डिफरेंट पावर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? हॉरिजेंटल में होता है। कैसे होता है? हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा पूरा पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर। ठीक है, पहले अपन ने बात कर ली, एक हॉरिजेंटल की बात होगी। अब दूसरी बात करें कि भाई डिफरेंट, एक हायर में है एक लोअर में है, उससे भी लोअर में चला जाता है, तो इस टाइप की गवर्नमेंट को अपन क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर्स हो ही नहीं सकती। ठीक है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर ये मान सकते हैं, क्योंकि पिछली बार को अपन हॉरिजेंटल माना, तो ये कैसे होगी? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हो सकती है। ओके, तो दो क्वेश्चंस बड़े सिंपल से थे, एक हॉरिजेंटली बता दी, एक वर्टिकल बता दी, एक सीधी लाइन और एक आड़ी लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड। मतलब जब पावर को अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में बांटी जाती है, तो उस टाइप की गवर्नमेंट को क्या कहा जाता था? मतलब एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो उसको क्या फेडरल गवर्नमेंट बोलेंगे या रीजनल गवर्नमेंट बोलेंगे, यूनिटरी गवर्नमेंट बोलेंगे, यूनियन गवर्नमेंट बोलेंगे? तो ये किस टाइप की है? तो आपका सेकंड चैप्टर जो कहता है फेडरलिज्म है, जहां हम बात करते हैं कि पावर को कहीं ना कहीं क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है एक अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में। ठीक है, तो उस टाइप को अपन क्या बोलते हैं? फेडरल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। तो ये अपनी गवर्नमेंट कौन सी है? फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में संघीय सरकार भी बोला जाता है। तो हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, जहां एक पावर, सेंट्रल पावर को किसमें बांटा? स्टेट पावर में। स्टेट पावर को किसमें बांटा? लोकल पावर में। ओके, और यूनिटरी गवर्नमेंट में पूरी पूरी पावर किसके पास होती है? सेंट्रल के पास होती है। इस क्वेश्चन को हमने देखा था, पर सही तरह समझ में आ गया? जैसे पावर को जब अलग अलग शेयर अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट्स में या डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, तो उस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। चार्ज लगा देना इसको, नहीं बैटरी बैटरी बैटरी, हाँ ये बैटरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द माइनॉरिटी ग्रुप इज इन श्रीलंका। मतलब इसमें से कौन सा ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप है श्रीलंका में? तो श्रीलंका में सिर्फ दो तरह के ग्रुप होते थे, एक सिन्हल और एक तमिल। ठीक है, वैसे सिन्हल मेजोरिटी में था, तमिल में तमिल वाले कम थे, इसलिए माइनॉरिटी मतलब थोड़ा सा कम, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो, तो वो कौन सा ग्रुप था? तमिल्स। तो ऑप्शन सी इज आपका राइट आंसर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डैश परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। मतलब यहां पे भी परसेंटेज फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, कि कितने कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन हु स्पीक्स डच लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। मतलब कितने लोग फ्लेमिश रीजन में, जो फ्लेमिश जो पार्ट था बेल्जियम का, वो कितने लोग या कितने प्रतिशत लोग डच बोलते थे। ठीक है, तो कितने? 57, 59, 60 या 58, मतलब कितने प्रतिशत लोग फ्लेमिश रीजन, वो थोड़ा सा अच्छा खासा लोग बोलते थे। ठीक है, यानी 50% से अबाव बोल रहे हैं, तो मतलब मेजोरिटी में ही होगा। ठीक है, उनके अच्छा खासा स्टेट लेवल या थोड़ी सी अपन कह सकते हैं सब ऑर्डिनेट लेवल पे पावर भी अच्छी थी डच की, तो अच्छी खासी गवर्नमेंट में थी। तो करीबन 59% लोग, कितने लोग? 59% लोग डच फ्लेमिश रीजन में क्या बोलते थे? डच स्पीकिंग। कितने लोग? 59%। ओके,
ये चीज थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्ट्रेस बिटवीन विच टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर इन श्रीलंका। मतलब किन दो कम्युनिटी में खूब अच्छा खासा लड़ाई झगड़े यानी मतभेद हो गए, जिसके कारण श्रीलंका में सिविल वॉर हो गई। तो दो कम्युनिटी की अभी पिछले क्वेश्चन में 13th क्वेश्चन में बात करी, सिन्हल और तमिल। कौन सी बात हुई थी? सिन्हल और तमिल, और दोनों लैंग्वेज थी, मतलब सिन्हल लैंग्वेज वाले और श्रीलंकन तमिल्स वाले। ठीक है, तो कौन सी थी? तो श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स? नहीं भाई, सिन्हल एंड श्रीलंकन तमिल्स हो सकते हैं, सिन्हल्स एंड हिंदूस थे नहीं, और तमिल्स एंड मुस्लिम्स वो भी नहीं थे। तो कौन सी थी? सिन्हल्स एंड श्रीलंकन मुस्लिम्स। कौन सी थी? सिन्हल्स एंड श्रीलंकन मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल। मतलब ब्रुसेल्स में सेपरेट पावर ऑफ गवर्नमेंट थी, मतलब एक डच के लिए थी, एक फ्रेंच स्पीकिंग के लिए थी। इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल। अब इक्वल में क्या मिला? बोथ रिप्रेजेंटेशन एंड राइट्स, मतलब दोनों को अपना प्रतिनिधित्व, मतलब अपने अपने डच वालों को भी 20% मिल गए होंगे, फ्रेंच वालों को भी 20% लोग बैठे होंगे, उनकी अपनी अपनी राइट्स होंगे। रिप्रेजेंटेशन, केवल रिप्रेजेंटेशन की बात है, खाली रिप्रेजेंटेशन मिला होगा। सी में केवल राइट्स मिली होगी और डी में केवल पावर मिली होगी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं था, उनको सबसे ज्यादा जब मिला था रिप्रेजेंटेशन, मतलब राइट्स की बात तो है ही है, पर सबसे ज्यादा क्या मिला था? रिप्रेजेंटेशन। मतलब दोनों ही कम्युनिटीज को, भले फ्रेंच हो या डच कम्युनिटी से, दोनों को रिप्रेजेंटेशन इक्वल मिला था। कहां पे? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स क्या थी? वहां की बेल्जियम की कैपिटल थी। कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल्स। ओके, तो उन दोनों में डच हो या फ्रेंच हो, दोनों को रिप्रेजेंटेशन की पावर मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2005 सम न्यू लॉस, कुछ नए कानून बनाए गए, वेयर रिमेड इन रशिया गिविंग मोर पावर टू इट्स। मतलब रशिया में कुछ नए कानून बने, किस लिए बनाएंगे? कि कुछ अलग पावर या शक्ति किसको दी गई? प्रेसिडेंट को दी गई, प्राइम मिनिस्टर को दी गई, लेजिस्लेचर को दी गई, या जुडिशरी को दी गई? तो मेनली क्या, रशिया में प्रेसिडेंट का पावर ही चलता है, और प्रेसिडेंट की पावर बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का पावर को ही ज्यादा और पावर मिली होगी। तो कभी भी रशिया की बात आवे तो प्रेसिडेंट की बात हमारे सबसे पहले आती है। किसकी आती है? प्रेसिडेंट। तो ए ऑप्शन इज राइट। 2005 में कुछ नए नियम और कानून बनाए गए, किसके लिए? प्रेसिडेंट की पावर को और बढ़ाने के लिए नए रूल्स बनाए गए कि उनको पावर और ज्यादा मिलेगी, कुछ कामों में ज्यादा वो यूज कर सकते हैं पावर्स को। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज Why did the श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल? ठीक है भाई, श्रीलंकन तमिल्स ने क्यों करे ऐसे काम? ठीक है, टू अडॉप्ट मेजोरिटेरिज्म, मतलब अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर बताने के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा अडॉप्ट करने के लिए। टू डोमिनेट अदर लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज को दबाने के लिए, जो सिन्हल लैंग्वेज थी उसको दबाने के लिए। टू रिकॉग्नाइज सिन्हल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब सिन्हल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, या फिर टू रिकॉग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हल तो थी पर तमिल को भी क्या बनाई जाए? ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए। तो क्या था? तो भाई इनको ज्यादा अपना आपको बताने था, क्योंकि 20% है तो मेजोरिटी में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सिग्नल थे वैसे भी। दूसरी लैंग्वेज को आप दबा सकते ही नहीं है, क्योंकि आप पहले से दबे हो तो दूसरे को क्या दबाओगे? ठीक है, पर अपने हक के लिए लड़ाई करना, मतलब हमारी लैंग्वेज भी थोड़ी सी ऑफिशियल बनाओ। ठीक है, तो इसलिए क्या किया था हम उन लोगों ने, तमिल लोगों ने क्या किया था? टू रिकॉग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके लिए थोड़ा सा पार्टीज बनाई गई, स्ट्रगल किए गए कि तमिल वाले लोगों को भी इतना अधिकार मिले कि वो अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज मान सके। मतलब कहीं पे भी गवर्नमेंट में काम करने जा रहे हैं या कुछ भी कर जाओ, तो तमिल लोगों को वहां कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, कि बात हो सके तमिल में। सबको सिन्हल नहीं आ सकती, पर तमिल आ सकती। ठीक है, ठीक है, और जिसको तमिल नहीं आता उसको सिन्हल आ सकती है, पर सिन्हल वालों को तो पहले ऑफिशियल लैंग्वेज थी तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, पर तमिल को भी ये अधिकार मिलना चाहिए था। इसलिए वो लड़ाई कर रहे थे, किसके लिए? अपने ऑफिशियल लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज इन विच पार्ट ऑफ श्रीलंका आर द श्रीलंकन तमिल्स कंसंट्रेटेड, मतलब कौन से पार्ट में श्रीलंकन तमिल रहते थे? ठीक है, सबसे ज्यादा कौन से पार्ट में रहते थे, ये वाली बात है। तो नॉर्थ एंड ईस्ट, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, तो कहां पे? इस साइड पर रहते थे। ठीक है, साउथ एंड ईस्ट, मतलब साउथ एंड ईस्ट में रहते थे। साउथ एंड वेस्ट, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट। तो जनरली जो तमिल्स वाले लोग रहते थे वो यहाँ पे रहते थे। कहां पे रहते थे? श्रीलंकन तमिल्स वाले नॉर्थ एंड ईस्ट में। कहां रहते थे? नॉर्थ एंड ईस्ट में। ये कुछ एरियाज था जहां पे कहीं ना कहीं नॉर्थ एंड ईस्ट में तमिल्स का ज्यादा जनसंख्या होती थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रुसेल्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ, अभी बात हो रही है किसकी कैपिटल सिटी है? बेल्जियम की। कब से बोल रहा जा रहा हूं कि बेल्जियम की कैपिटल क्या है? कैपिटल सिटी। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। कौन सी है? ब्रुसेल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, जब इंडियन स्टेट की कंपेयर किया जाता है, बेल्जियम हैज अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। मतलब पॉपुलेशन बहुत बड़ी इंडिया की, 140 करोड़ प्लस है अभी तो आप देख सकते हो, पर उसमें से स्टेट की भी अच्छी अच्छी हो सकी, जैसे यूपी की 22 करोड़ प्लस है, राजस्थान की भी 8-9 करोड़ प्लस है, ठीक है? तो बेल्जियम की इनमें से किन स्टेट की आधी है पॉपुलेशन? मतलब इंडिया की पॉपुलेशन की बात से कंपेयर नहीं कर रहा, बेल्जियम भी खुद है कंट्री, इंडिया भी खुद है कंट्री, लेकिन इंडिया के स्टेट से कंपेयर कर रहा है, और कंपेयर भी ऐसा कर रहा है कि स्टेट की जितनी पॉपुलेशन, मतलब गोवा की 4 करोड़ है तो बेल्जियम की 2 करोड़ ही होगी, ठीक है? तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है। तो इसने बोला कि भाई कौन सी ऐसी है, गोवा की, हरियाणा की, यूपी की, या फिर राजस्थान की, तो किसकी इतनी पॉपुलेशन है कि भाई कहीं ना कहीं अच्छा खासा है? तो हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है उससे 1/2 ही है, ठीक है, बेल्जियम की पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं हरियाणा, और गोवा और यूपी की तो बहुत ज्यादा है, तो उसकी 1/4 पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं, क्योंकि बेल्जियम की करीबन 5 to 6 करोड़ समसम कुछ है, ज्यादा नहीं है, और हरियाणा के भी 10 to 11 करोड़ मान के चलो, तो इसकी आधी होगी, और यूपी की 22 करोड़ प्लस है, मतलब अपन कह सकते थे पाकिस्तान से भी ज्यादा है पॉपुलेशन, ओके? वो चीज है। तो हरियाणा की आधी है, कितनी है? हरियाणा की कैपिटल का कंपेयर करें तो उसकी भी जस्ट आधी है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज फेयर शेयर इन पावर, मतलब इनमें से कौन सी अरेंजमेंट जो रहेगी जहां पर कहीं ना कहीं माइनॉरिटी ग्रुप को अच्छे खासा फेयर पावर में शेयर मिल जाए, मतलब किसकी 20% की भी आबादी है, कम्युनिटी है, उसको भी अच्छा खासा पावर शेयर मिल जाए। भाई 20% को 50% तो दे नहीं सकते, पर कुछ तो दे सकते हैं जहां पे उनको भी लगे हाँ भाई हमारा भी रिप्रेजेंटेशन है, हमारे भी अपनी बात करने के अधिकार। तो वो कौन सा अरेंजमेंट होगा? तो पावर शेयर अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, भाई सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर बांटा जा सके, पावर शेयर अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज, ये हो सकता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, अगर सिंपल से बात करूं तो माइनॉरिटी मतलब ग्रुप्स ही होते हैं, मेजोरिटी ग्रुप्स, माइनॉरिटी ग्रुप्स, लैंग्वेज, रिलीजन ग्रुप्स, तो कहीं ना कहीं ग्रुप्स की बात आएगी। तो हम मान सकते हैं कि भाई पावर शेयर अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स में, किसमें बांटे जाएंगे? सोशल ग्रुप्स में कहीं ना कहीं पावर शेयर बांट दिया जाए तो उनको भी अपना रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, ओके? तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटेरिज्म लेड टू ए सिविल वॉर इन, आपने देखा था मेजोरिटेरिज्म मतलब सिन्नल वाला ज्यादा थे, तमिल वाले कम थे, तो किसमें हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। ये कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की कहानी थी, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है जिसको इलेक्टेड बाय पीपल, बिलोंगिंग टू विच लैंग्वेज कम्युनिटी, नो मैटर वेयर दे लिव, ठीक है? तो वापिस एक बार क्वेश्चन को सही तरह से देख लिया जाए कि देखो, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू विच लैंग्वेज कम्युनिटी, नो मैटर वेयर दे लिव, ठीक है? श्रीलंका की बात ही हो गई, सीधी सी बात हो गई कि वहां पे लोगों ने नहीं चुना, पर सिंगल गवर्नमेंट ने अपना आपको चुन लिया कि भाई हम ही सब कुछ है, हम ही लोकतंत्र है, हम ही राष्ट्रपति, हम ही प्रधानमंत्री, हमारे ऑफिसर्स होंगे, ठीक है? तो जहां जो रह रहे थे वहां सब फायदा नहीं है, पर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए हमारा सब कुछ हमारा होगा। तो ये कहां पर हुआ था? श्रीलंकन तमिल्स में, ठीक है? तो श्रीलंकन तमिल्स को कुछ नहीं मिला, ठीक है? कुछ भी नहीं मिला, कहीं ना कहीं सिन्हल्स को सब कुछ मिल गया, तो तमिल्स को कुछ नहीं मिला, ना पीपल्स का चूज कर सक रहे, ना पीपल्स उन तमिल्स के लिए ना कुछ काम कर सक रहे, ठीक है? वो चीज हो गया। बाद में जाके 2000s में 20s में जाके इनको कुछ न कुछ मिलने लगा, क्योंकि इन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई करी थी, ओके? तो ये थे श्रीलंकन तमिल्स। बाकी बेल्जियम के तीनों थे, तो तीनों को कुछ ना कुछ मिला है, ऐसा नहीं जर्मन को कुछ नहीं मिला, जर्मन 1-2% भी है, तो लेकिन कुछ ना कुछ उनको भी मिला होगा, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कम्युनिटी हु गोट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर इन बेल्जियम, मतलब बहुत टाइम के बाद एजुकेशन और डेवलपमेंट दोनों मिला इकोनॉमिक रूप से, ठीक है? तो मैं बोलता था कि जो ब्रुसेल्स जो कैपिटल था वो कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटी उनके पास थी, रिच पावर्स भी उनके पास थी, लेकिन वो था फ्रेंच। कौन से लोग थे? फ्रेंच स्पीकिंग। तो इनको तो पहले से ही मिलता होगा, लेकिन यहां बात हो रही है कि बाद में किसको मिला, ठीक है? तो सबसे बाद में और अच्छा खासा जिसको मिला, अच्छा खासा डेवलपमेंट, भाई जर्मन को भी मिला था, लेकिन थोड़ा सा बाद में जिसको मिला था वो मिला था डच को। किसको मिला था? डच स्पीकिंग को बहुत ज्यादा बाद में मिला, लेकिन अच्छा खासा मिला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिला, मतलब आर्थिक रूप से विस्तार होने लगा, विकास होने लग गया, ठीक है? साथ साथ में एजुकेशन में भी अच्छा खासा वो करने लग गया, ओके? तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कहां मिला था, किसको मिला था? डच स्पीकिंग को मिला था,
ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल कंट्री, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी है जो फेडरल कंट्री नहीं है? मलेशिया, बेल्जियम, इंडिया, यूएसए। तो हम इन सबको देखते हैं कि ये सब फेडरल है, लेकिन मलेशिया फेडरल नहीं है। ठीक है, मलेशिया फेडरल नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मोनार्की भी हम नहीं कह सकते, ठीक है, पर कहीं ना कहीं किसी कम्युनिटी का अपना अच्छा खासा सिद्धांत चलता है मलेशिया में। तो फेडरल कंट्री नहीं है, वहां पे कहीं ना कहीं सेंट्रल के पास ही सबसे ज्यादा पावर होता है, वो स्टेट्स में पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। ठीक है, और बाकी बेल्जियम हो, इंडिया हो, यूएसए हो, यहाँ पे सब में अपने अपने पावर को स्टेट में क्या बांट रखा है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र मतलब एरियाज होते हैं जहां पर रिजर्व होता है, मतलब पहले से ही वहां पे वहां के लोगों का ही तकबा होगा। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ विच अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब पहले से ही ये कहते हैं ना भाई, किसी सीट पे अपन जा रहे हैं तो सीट पे गमछा रख देते हैं, तो भाई ये सीट मेरी होगी, मतलब पहले से ही वो चीज हो जा रही। तो वो कहा किस अरेंजमेंट का सबसे पहला है? तो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पार्टीज, मतलब ये हो सकता है पावर शेयर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, पावर शेयर अमंग सोशल ग्रुप्स, या पावर शेयर अमंग, ठीक है, किसमें है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर की तो बात ही नहीं आती भाई, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर है तो हटाओ इसको। तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो इसमें भी रिजर्वेशन का नहीं आ सकता। पार्टीज तो लड़ती है, लड़ती मतलब इलेक्शंस का अपना आइडियोलॉजी के साथ लगती है, ठीक है, पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे होता है। जैसे मान लो एक आदिवासी क्षेत्र है जहां पे आदिवासी लोग ज्यादा रह रहे हैं, तो वहां पे जो इलेक्शन में खड़ा होगा जनरली किसको मिलेगी, वहां पे आदिवासी किसी बंदे को सीट मिलेगी, भाई आप ही खड़ा हो, क्योंकि आप ही इन सबका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो सोशल ग्रुप्स की बात होगी जहां पे सबसे ज्यादा रिजर्वेशन, मतलब महिला, मैन और वुमेन, तो वुमेन हो गई सोशल ग्रुप्स में। ठीक है, रिलीजन बेस में बात होगी, कास्ट कैटेगरी बात में बस हो गई, जहां पर रिजर्वेशन की बात होती है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी में इनको मिलता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये सब क्या है, सोशल ग्रुप से, क्या है, सोशल ग्रुप से। तो ये किसमें बढ़ता है, सोशल ग्रुप्स में बढ़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, थ्री टायर है, थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो फर्स्ट टायर होता है वो सेंट्रल होता है, ये फर्स्ट टायर है आपका। सेकंड टायर होता है स्टेट, और थर्ड टायर जो होता है वो होता है म्युनिसिपैलिटी या पंचायत। ओके, ये तीन तरह की। तो यहां पे कौन सा है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। ये थर्ड टायर है, तो कौन सा है, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सेंट्रल से स्टेट पे, स्टेट से लोकल गवर्नमेंट्स में। लोकल गवर्नमेंट्स की दो पार्टीज है, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। पंचायत होती है रूरल्स में, मतलब गांवों में, और म्युनिसिपैलिटीज होती है अर्बन एरियाज में, मतलब शहरी क्षेत्र में। ओके, ये चीज होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया द गवर्नमेंट एट द प्रोविजनल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड, मतलब जो प्रोविजनल बांट दिया जाए, मतलब थोड़ा सा क्षेत्र, प्रदेश वाला क्षेत्र, ठीक है, और रीजनल मतलब थोड़ा सा एरिया अपना तरफ है, तो उस तरह की गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब राजस्थान है तो राजस्थान का रीजनल अलग है, प्रोविजनल अलग है, तो राजस्थान गवर्नमेंट है। एमपी की प्रोविजन अलग है तो एमपी गवर्नमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट आती है। कौन सी आती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो आंसर डी इज आपका करेक्ट आंसर। कौन सा है? आंसर डी, स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है और रीजनल गवर्नमेंट होती है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट, भाई वुमेन्स का भी रिजर्वेशन होगा पार्लियामेंट में, ठीक है, क्योंकि वो महिला शक्ति, महिला को रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि महिला एम्पावरमेंट हो, थोड़ी सी आगे बढ़े। तो इन पार्लियामेंट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ विच अरेंजमेंट, मतलब इनमें से कौन सा बेस्ट एग्जांपल है जहां पर रिजर्वेशन किसको दी गई है? वुमेन्स को। तो बताओ, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पार्टीज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मैंने बोला था मेन एंड वुमेन की बात भी आ रही हो या रिजर्वेशन किसी कैटेगरीज की बात आ रही, तो वो किसमें आएगा? सोशल ग्रुप्स में ही आएगा। कास्ट हो रहा है, जेंडर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब किसमें पावर शेयरिंग होगी? सोशल ग्रुप्स में आएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, देन पावर शेयर्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, मतलब पावर को शेयर किया जाता है दो और दो ज्यादा पार्टी है, ठीक है। मतलब मान लो किसी गवर्नमेंट नहीं बनी तो एक पार्टी और दो पार्टी, दोनों पार्टी मिलकर जो बनाते गवर्नमेंट, ठीक है। मान लो कोई एक पार्टी है, ए पार्टी, जिसको ज्यादा मेजोरिटी नहीं मिली है, लेकिन मेजोरिटी मतलब आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए उतनी सीट आपको नहीं मिली, तो आपने किसके साथ बना दी? बी पार्टी के साथ।
तो इन दोनों पार्टीज को हम क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, मतलब गठबंधन। कभी नाम सुना होगा आपने, गठबंधन की सरकार, है ना। तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कौन सी बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। गठबंधन की सरकार, एक पार्टी दूसरी पार्टी से बनती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट मेजर्स ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग्स ऑफ एलियनेशन इन विच कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका। मतलब श्रीलंका को लगा कि बाहर के आए, कहां से आए हैं, ये बाहर से आए हैं। तो कौन सी, इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल, सिन्हल्स या बुद्धिज्म, इसमें से कौन सी कम्युनिटी थे। तो हम मानते थे भाई श्रीलंकन तमिल से, और श्रीलंकन तमिल को कहीं ना कहीं ये मानता था कि भाई श्रीलंका के नहीं है, ये बाहर के मतलब इंडिया से आए हैं, तो इनको श्रीलंकन तमिल। तो कम्युनिटी कौन सी थी, श्रीलंकन तमिल। इंडियन तमिल मत करना, इंडियन तमिल्स तो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया से जो बहुत पहले श्रीलंका में जा चुके, उनको अपन श्रीलंकन तमिल ही बोलेंगे, क्योंकि उनका ओरिजिन अब कहां से, श्रीलंका से, ठीक है। अब कहां रह रहे, श्रीलंका, इसलिए श्रीलंकन तमिल ही बोलेंगे। भले हम इंडिया से गए होंगे, पर क्या बोलेंगे, श्रीलंकन तमिल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ा है, यूरोपियन देश का एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहां पे यूरोपियन कंट्रीज के लिए अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट के लिए काम होता है। तो इसका हेडक्वार्टर्स पूछा है कि भाई हेडक्वार्टर्स कहां है, ठीक है। तो देखो, आपके समझ में आएगा कि भाई हमारे चैप्टर से इसका क्या लेना देना है। पर ब्रुसेल्स की बात तो अपन ने करी है, कैपिटल सिटीज की बात करी है, फ्रेंच लोगों की बात करी है। फ्रेंच यूरोपियन में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो इसकी हेडक्वार्टर कहां है, यूरोपियन यूनियन का, ब्रुसेल्स में। कहां पे है, ब्रुसेल्स में। इसलिए आपका चैप्टर से थोड़ा बहुत लिंक कर दिया गया है कि मान लो भाई ये नाम तो तुम ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स में पढ़ी रहा, तो ये भी बता दो कि भाई यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है। जहां इसको कभी ईयू आ जाता है, क्या आ जाता है, ईयू, इसको हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, इट इज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इंटरप्रेट्स द लॉस मेड। मतलब जो लॉस बनाने की ताकत, जो कोई लॉस बना रहा है, ठीक है, और लॉस को कहीं ना कहीं गलत या सही बना, भाई गलत बन गया हो तो गलत को सही करने का अधिकार किसके पास होगा। भाई बनाएगी तो एग्जीक्यूटिव, पास लेजिस्लेचर करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन तो पीछे वाला काम करता है, बैकग्राउंड हीरोज जिसे हम बोलते हैं। लेकिन इंटरप्ट कौन करती है, जुडिशरी। इसका काम है लॉ को इंटरप्ट करना, मतलब देखना है कि सही है कि नहीं है। ओके, हम इसको बोलते हैं। ओके, तो ये जुडिशरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इज लोकेटेड इन, मतलब यूरोपियन यूनियन जो पार्लियामेंट है वो कहां लोकेटेड है। तो भाई वापिस वही आ गया, स्पेन से मतलब नहीं, जर्मनी से मतलब नहीं, ऑस्ट्रेलिया से मतलब नहीं, लेकिन बेल्जियम से तो मतलब है, क्योंकि बेल्जियम तो हमने पढ़ा है, इसलिए कौन सा है, बेल्जियम, ठीक है। देखो ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे लगता था फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग्स में थोड़ा सा हटके हैं। कहीं ना कहीं टीचर्स पढ़ाते भी हैं, अच्छे खासा पढ़ाते भी है, लेकिन कुछ कुछ चीजें छूट जाती है। मेन सब्जेक्टिव्स पे ध्यान देना, पर ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो उठा के लाए हैं, ठीक है, और बुक्स के अंदर बिल्कुल डीपली हमने बाहर निकाले, ताकि कहीं ना कहीं पूछ भी ले जाए तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, और सीधा से दिमाग में आए कि भाई ये तो कहीं ना कहीं हमने लिंक पढ़ रखा है। तो इसके मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर्स में भी आएंगे, ताकि आप करते रहोगे। ऐसे ही और वीडियोस और सब्जेक्ट्स के आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे वेक्टर एकेडमी में, भले एसएसटी का हो, भले साइंस का हो, भले मैथ्स का हो, ठीक है, जो आपको काम देंगे कि भाई हाँ जो चीजें हो रही है हमें, और ये इंपॉर्टेंस है हमारी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आप ये लोग करते रहना। ओके, थैंक यू, और इस चीज को बड़े अवसर से देखना, ताकि थैंक यू।